आदाब। पिछले एपिसोड में हमने 1857 में बिहार के रोल पर बात की और बिलखुसूस उसमें मुसलमानों का क्या रोल था इसके बारे में भी आपसे कुछ जानकारी शेयर की। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पहले हमने बात किया था प्री 1857, फिर 1857, अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट 1857 कि 1857 के बाद हिंदुस्तानियों ने क्या क्या चीज़ की। तो जैसा मैंने कहा, पीर अली शहीद हो गए, वारिस अली शहीद हो गए, पूरे के पूरे इलाके में जो जो लोगों ने बगावत की उनको गिरफ़्तार किया गया और सारे लोगों को फांसी दी गई, कुछ लोगों को अंडमान भेज दिया गया। तो मामला एक तरफ से लग रहा है कि खामोश हो गया, ठंडा हो गया। कुछ लोग आज़ाद भी हुए, जिसमें उन 3 लोगों को भी आज़ाद किया गया। ये वो मौलवी थे सादिकपुर के जिन्हें टेलर ने नज़रबंद कर दिया था। ये तीनों लोग आज़ाद होते हैं। ये तीनों लोग आज़ाद तो हो जाते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों के साथ नहीं जाते हैं। इसका इंकशाफ उस वक्त होता है जब 1864 में पंजाब पुलिस के इनपुट पर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बंगाल की पुलिस ने सादिकपुर पे छापेमारी की और वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार होने में मौलवी अहमदुल्लाह के भाई और भतीजे भी थे। इस वक्त मौलवी अहमदुल्लाह कलकत्ता गए हुए थे गवर्नर से मिलने के लिए। जब वो लौटते हैं तो उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाता है। इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था कि इन लोगों ने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका है, जो पहले से उनका इलाका था, जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी चर्चा की है, इनायत अली, विलायत अली और उनसे पहले सैयद अहमद शहीद, तो इन लोगों के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया ये सारे लोग जो अम्बाला पास का जो इलाका है वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी हैं, जिसमें बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए। तो उसमें इनको भी बाद में गिरफ़्तार किया गया। इनका नाम आया कि ये जो सारा लिंक है वो पटना पे जाके ख़त्म होता है, यहीं से रंग रूट जा रहे हैं। तो इन सारे लोगों के ऊपर मालदा कॉन्स्पिरेसी केस और उसके बाद अम्बाला कॉन्स्पिरेसी केस ये चलता है, जिसमें मौलवी अहमदुल्लाह, यहिया अली, इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इनके ऊपर डायरेक्टली मतलब जो मुकदमा चलता है उसमें उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, बस फांसी दे दी जाती है लोअर कोर्ट के ज़रिए। बाद में ये बड़े प्रोमिनेंट लोग थे, इन लोगों ने अपील की, जिसके बाद इनके फांसी के सज़ा को छोटा किया गया। यानी कहा गया ठीक है चलो फांसी नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे, तो इनको काला पानी भेज दो। यहिया अली, मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम, इन सारे लोगों को काला पानी भेज दिया गया, यानी अंडमान निकोबार। इसके अलावा पंजाब, बंगाल और अलग अलग इलाके से अलग अलग लोगों को अंडमान भेजा गया, जिसमें एक बहुत मशहूर नाम है मौलाना जाफ़र थानेसरी। तो ये लोग अंडमान में रहते हैं, वहीं जेल में क़ैद होते हैं। लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह वहाँ पे भी खामोश नहीं रहते हैं। वहाँ पे भी वो लगातार लोगों को दर्स और लोगों को लगातार भड़काने का काम में लगे रहते हैं, लोगों को तबलीग करते रहते हैं कि उन्हें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है। इसी बीच में उनके जो कुछ मुरीदीन थे उनको गिरफ़्तार किया जाता है। इसमें एक बहुत ही मशहूर नाम है आमिर ख़ान का। आमिर ख़ान कलकत्ता में एक कारोबारी है, चमड़े का कारोबार, एक बुज़ुर्ग आदमी है। उनको अंग्रेज़ गिरफ़्तार करते हैं और उनके ऊपर अट्रोसिटी होती है, जिसके बाद जेल में ही उनका इंतकाल हो जाता है। एक बुज़ुर्ग इंसान का जेल में इंतकाल इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब इन लोगों ने ठाना कि अब हमें बदला लेना है। इसी में एक इंसान जो पंजाब का रहने वाला है, जिसका नाम है अब्दुल्ला, 20 सितंबर 1871 को नॉर्मन, जो बंगाल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसका कत्ल कर देता है। एक एसेसिन है। उस इंसान को अंग्रेज़ गिरफ़्तार करते हैं, उससे पूछताछ होती है, लेकिन वो कोई भी जानकारी नहीं देता है। इसके बाद उस इंसान को भी फांसी पे लटका दिया जाता है। 1871 में वो इंसान शहीद हो जाता है। और उसी दौर में हिंदुस्तान का जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड मायो। उसने इस तहरीक से जुड़े हुए लोगों को बड़े पैमाने पे फांसी और अंडमान भेजने का फरमान जारी कर रखा था। उसने ये ठान रखा था कि वो वहाबी तहरीक से जुड़े हुए लोगों को नस्तो नाबूद और ख़त्म कर देगा। बेसिकली याद रखिएगा, उलमाए सादिकपुर की जो तहरीक है उसे ही वहाबी तहरीक कहते हैं। तो उसका ये था कि इस पूरी तहरीक को वो ख़त्म कर देगा। तो फिर वो इंसान 8 फरवरी 1872 को अंडमान पहुंचता है। अंडमान में उसे इंस्पेक्शन करना था, चीज़ों को देखना था। वहाँ पे शेर अली अफरीदी नाम का एक शख्स ने उस इंसान को कत्ल कर दिया, यानी मारा गया वो इंसान। कौन? वायसराय लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का कत्ल हो गया। तो उसमें उस वक्त इल्ज़ाम लगा कि मौलवी अहमदुल्लाह है, उन्होंने ही इनसे भड़काया है। लेकिन इस चीज़ का भी मतलब इंकशाफ नहीं हुआ, क्योंकि
शेर अली अफरीदी ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। और जब उनसे अहमदुल्ला के बारे में पूछा गया जिसने नॉर्मन को, तो उसने कहा कि वो हमारा भाई है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने यह ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए इन लोगों का नाम पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, और ज़माने तक इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। हाल तक भारत में इन लोगों को शहीद नहीं माना जाता था। इधर कुछ सालों में कोशिश हुई है, तो कुछ किताबें भी लिखी गई, और इसके बाद भारत सरकार ने भी इन लोगों को फ्रीडम फाइटर मान लिया है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे जो वहाबी तहरीक है ये अपने डाउनफॉल पे शुरू होता है। ये लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो हमला करते हैं, ये नॉर्मल को और वायसराय तक को कत्ल कर देते हैं, कई लोग इसी तरह से मारे जाते हैं। इसके बाद फ़िराज़ी तहरीक बंगाल में चल रहा था, हाजी शरीयतुल्लाह, उनके बेटे दादू मियाँ और कई लोगों के इसमें, तो उसका भी रोल बिहार के चंपारण और दीगर इलाके में उसका दिखता है। किसानों की तहरीक थी। तो बहरहाल धीरे धीरे ये डाउन होता चला जाता है। तो लेकिन ये जो तहरीक है, एक तहरीक दूसरे तहरीक से इंटरलिंक किस तरह से होती है, इस तरह से समझिए कि 1871 में जो वाक़या हो रहा है उससे एक इंसान बहुत इंस्पायर्ड हो रहा है। उस इंसान का नाम है बिपिन चंद्र पाल। जी हाँ, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल में एक पाल यही है, बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि आमिर खान के बदला लेने के लिए जब नॉर्मन का कत्ल किया गया, उसके बाद जब वायसराय का कत्ल हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वो दौर था जब वो स्कूल में पढ़ते थे, और इसी चीज़ ने उनको क्रांतिकारी गतिविधि में आने के लिए इंस्पायर किया। यानी वहाबियों की तहरीक से अनुशीलन समिति का जो मेंटोर है वो इंसान इंस्पायर्ड हो रहा है। इसके बाद जो हमारे बिपिन चंद्र पाल हैं, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर अनुशीलन समिति बनती है। बंगाली हिंदुओं का जो एक अलग तहरीक शुरू होता है वो देखने लायक है, किस तरह से उन्होंने चुन चुन के अंग्रेज़ी अफसर को कत्ल किया, तो वो एक अलग कहानी है। तो इसमें मेरा ये था कहना कि ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर कांग्रेस की शुरुआत होती है 1885 में। इसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिंसक रूप है वो धीरे धीरे मॉडरेट होता चला जाता है। तो उसमें कांग्रेस की शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग कांग्रेस का हिस्सा बनते हैं, कांग्रेस पार्टी बनती है। फिर बिहार के अंदर जो 1908 से पहले 1906 से बेसिकली एक अलग तरह की तहरीक शुरू होती है, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू एक साथ आते हैं, वो ये है अलग बिहार की तहरीक। तो इस पे जाने से पहले हम आपको वहाबी तहरीक के इर्द गिर्द ही रखना चाहते हैं। एक इंसान है जिसे हम सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई थी, फिर वो कलकत्ता आते हैं, लेकिन कलकत्ता में उनके दो उस्ताद हैं, जिसमें एक उस्ताद हैं, उनका नाम है रंजूर अजीम आबादी। रंजूर अजीम आबादी कौन है, हैरत मत पड़िएगा। रंजूर अजीम आबादी उस शख्स का नाम है जिनके वालिद मौलवी यहिया अली, जिनको अंग्रेज़ों ने पहले फांसी की सज़ा दी थी, फिर उनको ट्रांसपोर्ट टू काला पानी में भेज दिया, तो वो उनकी औलाद थे। तो मौलाना आज़ाद उनके शागिर्द थे, उनसे अंग्रेज़ी सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग किताबों में लिखी गई है, जिसको हम आगे के इसमें जब चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो मौलाना आज़ाद जो उस्ताद हैं वो वहाबी तहरीक से जुड़े हुई फैमिली से हैं। तो वहाँ जब मौलवी अब्दुल रहीम को बाद में 20 साल के बाद छोड़ा जाता है, काला पानी से बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो वो आके पटना में रहते हैं। पटना में वो अपने ख़ानदान के उस कब्रिस्तान में भी जाते हैं जिस पे अंग्रेज़ों ने उसे गधे से जुतवा दिया था। तो उसको लेकर जो उन्होंने लिखा है वो भी एक कोटेड हिस्ट्री है कि अंग्रेज़ों को हमारे से दुश्मनी थी तो हमसे निभाते, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या उनका बिगाड़ा था जो उनके कब्र को उन्होंने इस तरह से बेहुरमती की। तो बहरहाल, तो मौलाना आज़ाद को उनसे भी, मौलवी अब्दुल रहीम से भी मिलने का शर्फ हासिल होता है। फिर उनकी जो किताब है सादिकपुर फैमिली के ऊपर, उसका उन्होंने रिव्यू भी लिखा है मौलाना आज़ाद ने। तो ये सारी चीज़ है कि मौलाना आज़ाद किस तरह से वहाबी तहरीक से इंस्पायर्ड हुए हैं। तो एक तरफ अनुशीलन हिंदू तहरीक जो है वो इंस्पायर्ड हो रही है वहाबी तहरीक से, दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद जैसा इंसान इंस्पायर्ड हो रहा है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक चीज़ लिखी है, वो ये लिखी है कि उनके अंदर जो इनकलाबी सरगर्मियाँ जो शुरू हुई हैं उसमें जो सबसे अहम रोल है वो बंगाल के हिंदू रिवोल्यूशनरी यानी अनुशीलन समिति से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि वहाँ पर जो अरबिंदो हैं, अरबिंदो से मौलाना आज़ाद मिलते हैं और पूरी तहरीक बनाते हैं, बहुत
सारी चीज़ों का जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में की है। और फिर उसी में वो ये लिखते हैं कि जो बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को वो बंगाल से बाहर ले जाने का पूरा खाका तैयार करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था, अपनी किताब में ही लिख रखा है कि वो चाहते हैं कि इस पर तफसील से फिर कभी लिखेंगे। इसी बीच उनका इंतकाल होता है, ये मामला उन्हीं के साथ इस दुनिया से चला गया। लेकिन कुछ चीज़ें हमें और मिलती हैं, वो ये है कि मौलाना आज़ाद इनसे इंस्पायर्ड हैं, अनुशीलन वालों से भी और वहाबी से भी। इसमें एक शख्स और मिलते हैं मुझे, वो है काजी अहमद हुसैन। काजी अहमद हुसैन बाद के दिनों में राज्यसभा मेंबर रहे हैं 2 टर्म। वो शुरुआती लोग में से हैं जो अनुशीलन समिति के मुस्लिम मेंबर हैं। तो और उन्होंने ही मौलाना आज़ाद को उस ज़माने में 10,000 रुपया दिया था, जिसके बाद अल हिलाल अखबार निकला। तो ये सारी चीज़ें आपस में वहीं से इंटरलिंक हो रही है, वहाबी तहरीक, अनुशीलन समिति, मौलाना आज़ाद, ये सारी चीज़ें। तो हम इस चीज़ में और डिटेल में आपसे और आगे बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने बात की है पोस्ट 1857 के 1857 के बाद क्या हुआ, यानी 1857 के बाद वहाबियों का उरूज और डाउनफॉल एक साथ हुआ। यानी किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की, लड़ा, फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें उठा के काला पानी की सज़ा दी। उसके बाद उनका बदला लिया गया, कुछ बड़े अंग्रेज़ अफसर को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे उनकी तहरीक ठंडी पड़ती गई और उसके बाद कांग्रेस का उरूज हुआ। कांग्रेस के उरूज के बाद पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई और उसके बाद अलग अलग तहरीक, फिर अनुशीलन समिति से कुछ मुस्लिम स्कॉलर लाइक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, काजी अहमद हुसैन जैसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और उन लोगों ने जो चीज़ की उसके बारे में हमने बात किया। और अगले एपिसोड में हम और चीज़ों पर बात करेंगे, लाइक बिहार कैसे बन रहा है, इसके ऊपर चर्चा होगी। इसके बाद हम चलेंगे खिलाफत मूवमेंट और उसके आसपास का जो पूरा रोल है बिहार का और उसमें किस तरह से हिंदू और मुसलमान साथ में आके काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।